तो यहाँ पे देखिए मुग़ल रूलर्स किस तरीके से थे, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट है सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेवाड़ जो था बेटा, मेवाड़ मैंने आपको बता दिया है, जोधपुर जो है, ठीक है, राजस्थान में है। उन्होंने मना कर दिया था। उसमें कौन थे? महाराणा प्रताप थे। उन्होंने क्या, मुगल्स वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन एम्पायर। उसमें क्या था? आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। उन्होंने देखो बेटा एक चीज़ सीखी थी, जो मुगल्स थे उनको आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आती थी, यानी कि वो जो भी जिसको भी डिफीट करते थे ना, उसकी इंसल्ट नहीं करते थे, ठीक है। अगर इंसल्ट नहीं करेंगे तो आपकी वो बात इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा पिंच नहीं करती है। तो आगे देखिए, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग अदर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many king and chieftains। उसमें क्या था, जितने भी रूलर्स थे उनको वो ह्यूमिलेट नहीं करते थे, जिससे वो इंटरनली उनके अगेंस्ट में नहीं होते थे, ठीक है। उनको बल्कि ये होता था कि देखो उन्होंने मुझे डिफीट कर दिया, लेकिन फिर भी कम से कम मेरी इंसल्ट नहीं की है, ठीक है। तो एक तरीके से वो उसके फेवर में ही हो जाता था। अब देखो इसमें क्या था, बैलेंस ये बता दिया कि वो डिफीट करने के बाद भी एक बैलेंस बना लेते थे, यानी उसको ह्यूमिलेट नहीं करते थे। इससे क्या हुआ था, हेल्प मिली थी मुगल एम्परर्स को। क्यों? क्योंकि वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं होते थे। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल टाइम, बट पूरा टाइम, यानी कि देखो बेटा, अकबर, हुमायूं आया, हुमायूं ने भी ऐसा ही कर लिया, उसने भी इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं किया किसी को। उसके बाद में अकबर आए, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम बाद बेटा क्या हुआ, सारे के सारे सबकी एक पर्सनैलिटी या कैरेक्टर या बिहेवियर सेम नहीं होता है, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। तो उसके बाद में जब देखो, बाद में जब दूसरे रूलर बने, यानी कि औरंगजेब जब बना, तो उसने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया, उनको ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब अगर कोई भी ह्यूमिलेट करता है इस तरीके से, तो ऑफकोर्स वो लोग उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो देखो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इंसल्ट किया था शिवाजी को। शिवाजी कौन है बेटा? मराठास के जो थे लीडर थे वो, ठीक है। और ऑफकोर्स आपको वैसे पता भी होगा शिवाजी कौन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी। देखो शिवाजी ने भी एक बार सोचा था कि चलो मैं भी अथॉरिटी ले लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कंसिडर किया था। तो उसके बाद में लेकिन जो है उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। तो इसकी वजह से क्या है, उसने वो शिवाजी जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट में हो गए थे और उनकी अथॉरिटी को बाद में मानने से मना भी कर दिया था, ठीक है। अब बेटा आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि मनसबदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते हैं, ये चीज़ें भी दी हुई है। अब देखो क्या है, एम्पायर एक्सपेंड हुआ था, मोर पीपल वोट बी रिक्वायर्ड टू गवर्न द एम्पायर। अब देखो जितना भी बड़ा हमारी एरिया होता है बेटा, उतने ही बड़े पे हमें उतने ही लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम वहाँ की जो गवर्नेंस है, जो भी काम काज है, वो बहुत अच्छे से चला सकें, ठीक है। इसके लिए हमें काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अब देखो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे भी क्या थे, उन्होंने मनसबदार और जागीरदार बनाए थे फॉर ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नॉबल्स। बेटा देखो उस टाइम पे तुर्क थे बहुत सारे, पठान भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो तुर्कीसियन थे, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानीज, इंडियन, मुस्लिम्स, अफगानीज, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स थे। और बहुत सारे, जैसे आज के टाइम पे हम देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, और उन एम्प्लॉयज़ के अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई पंडित है, कोई मतलब कुछ भी, मतलब उनके अलग अलग रिलीजन होते हैं, कास्ट होती है, या फिर कोई सरनेम होते हैं, हम सभी चीज़ें देखते हैं ना। तो उसी टाइप से उस टाइम पे भी होता था ये। तो अब देखो रिक्रूटमेंट इन मुगल सर्विस किस टाइप से होती थी, दोज हु जो इन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। जो भी मुगल सर्विसेज में आते थे वो मनसबदारी के थ्रू आते थे। अब मनसबदारी चीज़ क्या होती है वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो मनसबदार क्या थे बेटा, इन इंडिविजुअल हु होल्ड अ पोजिशन और रैंक, यानी कि क्या होते थे, एक पोजीशन होती थी, एक रैंक होती थी। जैसे आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी रैंक होती है ना हमारी गवर्नमेंट में, उसी टाइप से उनकी मनसबदारी की भी एक रैंक होती थी। रैंक में क्या था कि उसकी एक रैंक होती थी
उसकी एक फ़िक्स सैलरी होती थी और उसको कुछ मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी। ठीक है, वो मिलिट्री से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखता था। और उसमें क्या होता था बेटा, जात क्या होती है, जात भी एक चीज़ होती थी। जात क्या है? अ न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सैलरी एंड रैंक ऑफ अ मनसबदार, यानी कि जात का मतलब है कि कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी, कितनी बड़ी पोस्ट पे है वो, उसी को उसकी जात बोला जाता था। ठीक है, एक वर्ड था, हम बोल देते थे कि जात क्या है उसकी, कि भाई ये इतनी बड़ी रैंक है इसकी, ठीक है, पोस्ट जैसे हम बोल देते हैं, और इसकी इतनी सैलरी है। जितनी ज़्यादा सैलरी और जितनी बड़ी रैंक होगी उसकी जात सबसे उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। द हायर द जात द मोर द हायर द जात more prestigious was the noble's position in court and larger his salary। और अब बेटा देखो, जिनकी उस जितनी बड़ी उसकी जात होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी हायर पोजीशन होगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट में बेटा, जितना ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे होगा आदमी उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होती है ना, तो उसी टाइप से मनसबदार की भी ऐसे ही होती थी, उसकी उतनी ही ज़्यादा पावर उसमें होती थी। अब इसमें देखिए मनसबदार्स हैं जो उनको किस तरीके से जागीरदार्स को किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इनको एक मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेवार एंड और कैवेलरी मैन, यानी कि उनको स्पेसिफाई कर दिया जाता था कि आपको अपने पास में इतने सेवादार सवार, ठीक है बेटा, सवार हम बोलते हैं ना, घुड़सवार, ये होता है सवार, और कैवेलरी मैन बोला जाता है इनको, कि उनको डिसाइड कर दिया जाता था कि देखो आप यहाँ पे इस जगह पे रहेंगे और इस एरिया के जितने मतलब सोल्जर्स हैं इतने उसमें कैवेलरी मैन आपको रखने हैं, यानी कि उनको बता दिया जाता था। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें पिक में एक मनसबदार जो है अपने मार्च कर रहा है, अपने जो उसके सवार है, घुड़सवार वगैरह है, ठीक है, वो किस तरीके से मेंटेन करते थे। देखो बेटा, मनसबदार को क्या होता था, जैसे पूरा कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया को दे देते थे। जैसे इस पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर है, उसमें इस एरिया को दे देते थे कि देखो यहाँ पे जितने भी हैं इसमें से आप रिवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, और आप यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे आप करेंगे, उस रिवेन्यू को आप देखेंगे, या फिर वो लोग उसको दे देते थे और उसकी सैलरी भी उसको देते थे। यानी कि इस एरिया की जितनी भी मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें होगी वो मनसबदार ही करेंगे। अब बात आती है जागीरदारी सिस्टम क्या होता है। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रिवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्तास। देखो बेटा, हमने इक्तास में पढ़ा था ना कि इक्तास में क्या होता है कि कोई भी एक एरिया था, एरिया को दे देते थे कि वहीं पे वो लोग रहेगा, उसी के अंडर में वो लोग अपनी आर्मी को बनाएंगे और वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उनका जो है खर्चा चलाएंगे, ये चीज़ थी। लेकिन इक्तास में और इसमें ये डिफरेंस है कि मनसबदार को ज़रूरी नहीं था कि वो उसी एरिया में रहें, वो चाहे तो अपने नाम का कोई दूसरा लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते थे, मेन अथॉरिटी क्या है उस मनसबदार की ही रहेगी। इसमें ये चेंज है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मनसबदार्स का हो गया। अब बेटा जागीरदार्स क्या होता है, देखो जैसे जागीरदार में क्या होता है कि ये वाला एरिया है, इसके पास में ये वाला एरिया है, इसमें ये जो है मनसब इतना बड़ा मनसब है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारे एरियाज़ होंगे, ठीक है, उसमें उन एरियाज़ में मतलब यानी कि वो जागीरें होंगी, ठीक है, उस मनसबदार को कि ये जागीर इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, उन जागीर से ही रिवेन्यू इकट्ठा इनको करना होता है। जागीरदार क्या हो, तो इन जागीरों की जिनके पास अथॉरिटी होती थी, जिनके पास इनका राइट होता था रिवेन्यू कलेक्ट करने का, वही जागीरदार बोले जाते थे। ठीक है, बट डिफरेंट फ्रॉम इक्ताज सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया है कि इक्ताज को उसमें रहना ही होता था उस एरिया में लेकिन जो है जागीरदार्स को नहीं रहना पड़ता था, वो चाहे तो किसी दूसरे को अपॉइंट करके आ सकते थे और कैपिटल में या जहाँ भी चाहे वो रह सकते थे। मुक्तीज़ और इक़्तिदार्स मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रेजिड इन और इन एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर्स, यानी कि उन जागीर्स को, बेटा जागीर का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी लैंड का एक पार्ट उनको बोला जाता था कि देखो ये वाला एरिया है,
ठीक है। इस वाले एरिया से आप लोग रिवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे और ये अपना जो है जितना भी एम्पायर को उन्होंने डिसाइड कर रखा था इतना शेयर आप हमें देंगे, इतना शेयर आप लोग रखेंगे, ठीक है, वो चीज़ें थी। अब देखो, दे ओनली हैड राइट्स टू द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। और बेटा बाद में वो क्या होता था कि वो अपने जो भी उसके जो सर्वेंट्स थे जिनको भी उन्होंने बोला है कि रिवेन्यू इकट्ठा कर लो, उनसे रिवेन्यू लेते थे और अपने सर्वेंट से, और अपना काम पूरा हो जाता था उनका, ठीक है। अब बेटा बात आती है जो जागीरदार थे, क्या ये चीज़ें ठीक थी या गलत थी, फेवरेबल थी या उनके अगेंस्ट में थी। तो देखो अकबर का जो था रीज़न था उसके टाइम पे क्या था, अकबर के उस टाइम पे ये जागीरें इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और उनको सारी सब चीज़ों को बहुत अच्छी बहुत केयरफुली मैनेज किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से उनको देखा जाता था कि हाँ कितनी लैंड है, उससे कितना ज़्यादा उनको रिवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, और मनसबदार को उसमें से कितना पार्ट लेना चाहिए, और क्या वो ज़्यादा ले रहा है कम ले रहा है। तो वो सारा का सारा बहुत अच्छे से उनको केयरफुली वो इवेलुएट करते थे, कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद में डिसाइड करते थे। और रिवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी जो है डिसाइड कर देते थे। ऐसा नहीं था कि वो कितना भी रिवेन्यू कलेक्ट करे और अपना टॉर्चर करे लोगों को, और उधर से किंग को या रूलर को मिल नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती थी। अब दूसरी साइड में क्या है कि बाद में अकबर के बाद में क्या हुआ था, भाई औरंगजेब, हमें पता है ना औरंगजेब को हम लास्ट पावरफुल एम्परर मानते हैं मुगल्स का। तो औरंगजेब के टाइम तक बेटा उसमें नो लॉन्गर केस एंड एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। अब बेटा एक्चुअली क्या हुआ था, औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़ा एरिया हो गया था, ठीक है, उसको इतने अच्छे से मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मनसबदार्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, जागीरें बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, और उनकी वजह से बेटा जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था ना, वो रिवेन्यू कम कलेक्ट होता था। क्यों? क्योंकि वो इतने जो मनसबदार थे वो अपने पास में रख लेते थे, और जो हायर अथॉरिटी थी उसको बहुत कम देते थे। इवन कई बार तो ये होता था कि उनके जो सैलरीज थी, जो जितने भी सोल्जर्स वो रखते थे, कैवलरी मैन या सवार रखते थे, उनके लिए उनका इकट्ठा किया हुआ रिवेन्यू कम पड़ जाता था। अब आर्मी तो चाहिए ना, अब जो किंग है उसको तो आर्मी चाहिए, तो क्या करते थे जो किंग है या मुगल एम्परर है वो अपने खजाने से जो भी उनके पास में होता था वो उनको देते थे कि ठीक है कम रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, किसी भी रीज़न से वो दिखा देते थे, तो वो क्या करते थे कि उनको अपने खजाने से देते थे, और इसकी वजह से बाद में क्या है खजाने से ही उनको जाने लग गया, फ़ायदे की जगह नुकसान होने लग गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए थे, और अब इतने सारे मनसबदार होंगे, उनको सैलरी देनी है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो किंग था, जो रूलर था, उससे उसके पास से पैसा कम होने लग गया था। अब ये देखो शॉर्टेज ऑफ जागीर्स का क्या किस तरीके से था। जागीर्स ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रिवेन्यू एज पॉसिबल, यानी कि जागीरदार क्या होते थे बेटा, जितना ज़्यादा रिवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते थे ना वो उतना लेते थे, लेकिन रूलर के पास में इतना नहीं पहुंचाते थे, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट होने लगा था। पिजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली, यानी कि इसकी वजह से बेटा क्या हुआ था, देखो फाइनल जो सबसे पहले मेन बात जो सफ़र किसको करना पड़ता था वो होता था फार्मर्स को, पीजेंट्स को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बेटा मेन जो वर्क होता था वो पीजेंट्री का ही था, फार्मिंग का ही था, और कोई आज की तरीके से इतने ज़्यादा बिजनेस नहीं थे या फैक्ट्रीज़ कंपनीज और इस तरीके से नहीं था। तो पीजेंट्स जो थे उन्हीं से कलेक्ट किया जाता था, और जब उनसे कलेक्ट करते थे तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्यों? क्योंकि वो जागीरदार जब अपॉइंट किया है उन्होंने, तो वो मन चाहा उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो ये तो है नहीं कि जितना एम्पायर ने डिसाइड किया उतना ही लें, अगर इतना इस तरीके से लेंगे तो वो उनके पास में क्या बचेगा। क्यों? क्योंकि इतना तो वो उन एम्पायर को ही उनको सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता था वो पीजेंट होता था। अब इसमें चीज़ आती है कि जाब्त और जमींदार्स और एम्पायर क्या होते थे। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिवेन्यू सिस्टम होता था। जब्त जो था बेटा वहाँ पे देखो जो रिवेन्यू सिस्टम था उसको जब्त बोला जाता था, ZABT,
ठीक है, जब्त उसको रिवेन्यू सिस्टम को बोला जाता था। जमींदार्स क्या होते थे? ऑल द इंटरमीडिएटर्स हु वर इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू सिस्टम। अब जमींदार्स क्या होते थे? मैंने बताया कोई भी एरिया है, ठीक है, उसमें जितने भी जो भी बड़ा आदमी होता था उसको बोलते थे कि इस एरिया का जितना है आप लोग रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और हमें सबमिट करेंगे। तो जमींदार्स क्या होते थे? जितना डिसाइड किया है उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, और वो किनको? पीजेंट्स को पीजेंट्स जो है सफ़र करते थे। तो उसके बाद में मुगल एम्परर आते थे। एम्परर क्या होते थे? रिवेन्यू वॉज रिक्वायर्ड, रिवेन्यू उनको दिया जाता था। तो अब बेटा जितने भी ज़्यादा लोग बीच में आएंगे उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब इन्होंने पीजेंट से लिया तो ये भी तो अपना शेयर रखेंगे ना, शेयर रखने के बाद फिर ये एम्पायर के पास में जाएगा। तो इस वजह से जो है जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाता था। ये प्रॉब्लम अब बाद में होने लगी थी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल एम्परर रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। ठीक है, जो मेन सोर्स क्या था मैंने बताया कि पीजेंट्री से ही था। और जो है एक टैक्स सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक टैक्स सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या था वो? जब्त सिस्टम। ठीक है, इसी को जब्त सिस्टम बोला जाता है। क्या है ये? एक टैक्स का सिस्टम है। अब बेटा क्या बात आती है कि अकबर जो है जब्त और क्या था? अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था, ये 1 मार्क की क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल वॉज द रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। ओके, इंट्रोड्यूस अ रिवेन्यू सिस्टम, उन्होंने एक रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट वाज द रिवेन्यू, विच वाज द रिवेन्यू सिस्टम? वाज कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइस, एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर पीरियड। इसमें उसने क्या किया था बेटा? टोडरमल ने जितना भी एरिया उनके अंडर में था, अकबर के अंडर में उस टाइम पे था, उन्होंने क्या किया? उस सारे के सारे एरिया को, उसमें कौन सी लैंड फर्टाइल है, कौन सी अनफर्टाइल है, बार्न है, कौन सी से कितना ज़्यादा मतलब कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उनकी क्या कौन सी उसमें क्रॉप्स का वो ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या प्राइसेस है उनके, उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्टडी किया था। और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एरिया वाइज जो है रिवेन्यू या टैक्सेस को डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ क्या की थी कि लास्ट 10 ईयर्स में उस एरिया में किस टाइप की जो है एग्रीकल्चर हो रही है या क्रॉप प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं, उसको स्टडी करने के बाद में ही उन्होंने किया था। अब है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब उन्होंने क्या किया था? इसी डेटा से को कैलकुलेट करके, इवेलुएट करके उन्होंने क्या किया था? टैक्स को फिक्स किया था। किसमें? कैश। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? कैश में लेना शुरू कर दिया था। और इसी चीज़ को उन्होंने जब्त सिस्टम बोला है। यही चीज़ क्या है? जब्त सिस्टम है। अब इसमें देखिए जब्त सिस्टम में किस तरीके से था। जमींदार एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। बेटा जमींदार जो है उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे पावर गेन की हुई थी और वो बहुत मतलब मीडिएटर बन गए थे, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्या था? द एक्सप्लोटेशन बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशंस could drive them to rebellion। अब बेटा देखो, मान लीजिए आपसे कोई भी बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा है जितना कि गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, तो कभी ना कभी तो आप रिवोल्ट करोगे ना, जब भी आपको मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मुगल्स के अगेंस्ट में हो गए थे, मतलब कि इतना वो प्रोडक्शन अच्छे से कर भी नहीं पा रहे थे जितना कि उन्हें एज ए टैक्स उनको जो एम्पायर था उसको पे करना पड़ता था। अब देखो क्यों? Peasants and zamindars of some caste group allied in rebellion against Mughal authority। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर, उनके अगेंस्ट में रिबेलियन करना शुरू कर दिया था। अब इसकी वजह से अब उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि जो एम्पायर था उसके अगेंस्ट में अगर लोग हो जाएंगे तो उनको स्टेबिलिटी में तो प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि लोगों का अब जैसे मान लो आज के टाइम पे हमारी जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट हमारा ठीक से काम नहीं कर रही है
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे उसको हटा देते हैं ना, नई गवर्नमेंट, नई पार्टी को हम वोट करते हैं और वो नई पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। लेकिन उस टाइम पे तो किंग ही होते थे। अब वैसे तो नहीं कर सकते कि भाई उनको गवर्नमेंट की तरह उनको हटा दे, ऐसा तो नहीं था, बट उनको रिवोल्ट तो कर सकते थे ना। रिवोल्ट करेंगे तो लोग उसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ तो उनके फेवर में काम करेंगे, तो इस तरीके से था। अब देखो बेटा, ये वाली पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है। इसमें क्या है कि जो मीडिएटर होते थे, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये तो प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, किसान हैं बेचारे, उनसे ये किसी भी तरीके से एनी हाउ उनको मार कर, डरा कर, या उनको ये दिखा कर कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपकी जो लैंड है उसको ले लेंगे, उनसे रिवेन्यू ले लेते थे। और उसके बाद में क्या करते थे, ये यहाँ से लेते और कुछ पार्ट यहाँ के जमींदार को दे देते, और जमींदार आगे जाके एम्पायर को जो रूलर था उसको देता था ये रिवेन्यू कलेक्ट करके। अब इसने भी तो अपने पास में कुछ रखा होगा, ये इतनी मेहनत कर रहा है, उससे निकलवा रहा है, ठीक है। अब इसने रखा तो यहाँ पे जाके इसने भी रखा होगा, एम्पायर को जो किंग है उसको ऐसे ही तो सारा का सारा नहीं दे दिया होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो फाइनल रिवेन्यू सबमिट करना होता था, तो उसमें जितने भी मीडिएटर्स होते थे वो बीच में बहुत लेते थे, और जो पीजेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी से लिया गया है ना। अब देखो, एक उसमें प्रॉब्लम क्या थी, करप्ट ऑफिसर रिसीविंग ए ब्राइब रिसीव कर रहा, ए टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीजेंट्स। पीजेंट्स को बेटा इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। किसी भी बेटा मुग़ल हो या फिर कोई भी है, जितने भी एम्पायर हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र किया है तो वो सिर्फ पीजेंट्स ने सफ़र किया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बेटा एक बुक्स है, बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, अकबर है, अकबर ने क्या किया था, ऑर्डर्ड अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ रेन, ठीक है। उसने क्या किया था, अकबर ने अपनी बुक खुद नहीं लिखी थी अपने इससे रिलेटेड, उसने अबुल फजल को बोला था, ठीक है। उसने बोला था कि हमारा जो जितना भी एरिया हमने कैप्चर किया हुआ है, जो भी है मेरे टाइम का, उसके बारे में आप क्या करिए, हिस्ट्री जो है लिखिए। तो उन्होंने क्या लिखी थी, अकबरनामा नाम की एक बुक लिखी थी। अकबरनामा जो बुक लिखी थी बेटा, उसमें 3 वॉल्यूम्स थे, ठीक है, 3 क्रॉनिकल्स है जो है अकबर के टाइम के हैं। ऑल दिस वॉल्यूम डील विद द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि उस टाइम पे जितने भी अलग अलग चीज़ें थी उनको डिस्कस करने के लिए उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसका अकबरनामा है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसमें क्या डिस्कस किया है, डील्ट विद अकबर्स एंसेस्टर एंड चाइल्डहुड, कि अकबर कौन था, उसके एंसेस्टर्स कौन थे, यानी कि उससे पहले कौन थे, जैसे बाबर, हुमायूं, ये सब। और हुमायूं ने जैसे कहाँ कब रूल किया, किसके साथ उसने बैटल या वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें इसमें है। सेकेंड वॉल्यूम जो है अकबरनामा की, उसमें क्या है, रिकॉर्डेड इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीन, यानी कि अकबर के जो एरिया है, जितना कैप्चर उसने किया था, ठीक है, वो है। यानी कि बैटल ऑफ, जैसे बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी ये आपको बताना है। अब है थर्ड वॉल्यूम में है, उसमें क्या है, आईने अकबरी, आईने अकबरी उसको बोला जाता है। जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें क्या, आईने अकबरी बेटा थर्ड वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें क्या है, डील्ट विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि अकबर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करता था। देखो, कोई भी रूलर है अगर उसको अपने एम्पायर को चलाना है तो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है उसके हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, या फिर और सारे, तो उनको अपॉइंट करना होता है और उसमें किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारा का सारा किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड हो गया, आर्मी होगा, रिवेन्यूज़ का हो गया, ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर हो गया। क्यों, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पीजेंट्स की क्रॉप प्रोडक्शन, रिवेन्यू का डिसीजन या दूसरी चीज़ें डिसाइड होती थी। सेकंड पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। अब इसमें ये क्या करते थे, जो उससे जो ट्रेडिशन था उस टाइम पे, देखो इतना बड़ा इंडिया है, अब इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिलीजन्स के लोग हैं, तो उनकी
उस टाइम पे क्या कल्चर था, ठीक है, क्या फेस्टिवल्स थे, क्या ट्रेडिशंस थे, वो सारा भी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब है इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप, यील्ड्स, प्राइस, वेजेस एंड रिवेन्यू। यानी कि इसमें बेटा स्टैटिक्स का भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमारे जितने भी क्रॉप है या फार्म्स हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या प्राइसेस रहे हैं किस क्रॉप का, तो वो सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया है। ये सारा क्या है, आईने अकबरी में डिस्क्राइब्ड है। अब बेटा आपको तीनों वॉल्यूम्स का पता लग गया कि किस वॉल्यूम में क्या है, ठीक है, यानी कि आईने अकबरी की 3 वॉल्यूम है। और किसने लिखी है आईने अकबरी? अबुल फजल ने लिखी है, अकबर ने खुद नहीं लिखी है, ये याद रखना। अब बेटा अब बात कर रहे थे कि नूरजहाँ कौन थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ जो है जहांगीर जो है, जहांगीर की कोर्ट में नूरजहाँ का काफ़ी इफेक्ट था। कौन थी, किस तरीके से थी, वो डिस्कस कर लेते। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था। देखो बेटा मेहरू निसा इसका नाम था, मेहरू निसा नाम था स्टार्टिंग में इसका, ठीक है। उन्होंने बाद में जहांगीर से शादी की थी, ठीक है। कब की थी? 1611 में रिसीव्ड। और जैसे ही उसका जो है मतलब इससे शादी की तो उन्होंने इसका नेम चेंज कर दिया था और उसको नूरजहाँ बोला था। मेहरुनिसा या नूरजहाँ बेटा बोला जाता है कि पहले इसकी ये मैरिड थी किसी से, ठीक है। वो क्या था, इन्हीं के जो जहांगीर है, जहांगीर के ही कोर्ट में काम करते थे। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जो मेहरुनिसा को देखते हैं जहांगीर, उनको बहुत अच्छी लगती है तो वो जहांगीर मेहरुनिसा से शादी कर लेते हैं और उसके बाद में उसका नेम जो है नूरजहाँ वो उनको रख देते हैं। अब क्या था, एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल on one side and on the other side inscribed struck in the name the Queen Begum Noor Jahan। अब बेटा देखो वो इनको इतना ज़्यादा एडमायर या फिर रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने उसके लिए जो है सिल्वर कॉइन्स चलाए थे, ठीक है। सिल्वर के कॉइन्स थे, उन्होंने उस टाइम पे जहांगीर ने सिल्वर के कॉइन्स बनवाए थे। किसके लिए? नूरजहाँ के लिए। नूरजहाँ के लिए किस उन्होंने क्या किया था, जैसे सिल्वर जैसे कॉइन्स होते बेटा, एक साइड में उन्होंने जहांगीर ने अपना नाम लिखवाया था और दूसरी साइड पे इंस्क्राइब करवाया था किनका नेम? नूरजहाँ का नेम। तो वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट इनको देते थे या फिर वैल्यू इनको देते थे, जो भी था उनके माइंड में जो भी। अब बेटा देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने फरमान दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर, फरमान बेटा ऑर्डर होता है, आज के टाइम पे जिसे ऑर्डर बोलते हैं वो फरमान बोला जाता था, ठीक है। ये सारा का सारा लैंग्वेजेस का डिफरेंस है कि फ़ारसी में किसी वर्ड को क्या बोला जाता है, और जैसे हिंदी में हम उसको आदेश बोल देते हैं ना, इंग्लिश में ऑर्डर होता है। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस का है। अगर कोई पूछे कि फरमान क्या होता है तो वो ऑर्डर होता है, ठीक है। नूरजहाँ से रिलेटेड एक उन्होंने फरमान दिया था जहांगीर ने, उन्होंने उसमें कुछ बताया था, कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ बादशाह बेगम। उन्होंने क्या बोला था? बाय द सन ऑफ शाहजहांगीर सी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून। में नूरजहाँ बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, की आज के टाइम की जो सबसे महान जो लेडी है, जो सबसे पावरफुल या ब्रिलियंट है, जिस तरीके से मून होता है, तो वो हमारी कौन है? नूरजहाँ है। तो इस तरीके से यानी कि उनके मेन क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। उनके कोर्ट में भी जहांगीर के जो कोर्ट में भी नूरजहाँ की काफ़ी अप्रोच थी, वो डिसीजन मेकिंग को भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, यानी कि नूरजहाँ को जहांगीर काफ़ी वैल्यू देते थे। अब देखो इसमें देखिए अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी, किस तरीके से था, क्योंकि अकबर को बेटा यहाँ पे हम ज़्यादा स्टडी इसलिए करें क्योंकि अकबर को सबसे ब्राइट या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला एम्पायर इसमें एम्पायर माना जाता है मुग़ल एम्पायर में, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा जो अकबर की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, हमने पता है कि अबुल फजल ने एक बुक है अकबर आईने अकबरी, उसमें लिखा था, ठीक है। और उसमें किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, आईने अकबरी में लिखा था। उन्होंने बताया कि पहले एम्पायर होता था, बाद में उसके सूबाज होते थे। जैसे हमारा क्या होता है, एक इंडिया है,
इंडिया में क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं ना, उसी तरीके से एम्पायर था, फिर सूबाज था, सूबाज के बाद में सूबेदार होते थे और दीवान होते। सूबेदार क्या होते थे बेटा, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस करते थे, ठीक है। और दीवान क्या होते थे, फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते थे, फाइनेंस का काम देखते थे। जैसे आज के टाइम पे स्टेट में क्या करने लग जाए, मान लो चीफ जैसे चीफ मिनिस्टर वगैरह बना दिए जाते हैं, तो सूबेदार उसी तरीके से होते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, उसमें मिलिट्री की पावर जो थी सूबेदार्स के पास में होती थी, और जो दीवान जो होते थे उनके पास में क्या होते थे, फाइनेंस की इससे रिलेटेड पावर होती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये दोनों मिलके क्या करते थे, उस स्टेट का या जो भी उनका सूबा था उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। फिर डिफरेंस बिटवीन सूबेदार्स और मनसबदार अब क्या है कि सूबेदार जो होते थे बेटा, उनका मेन काम क्या होता था कि मिलिट्री को देखना होता था, लेकिन मनसबदार इनसे हाई होते थे, हाई रैंक पे होते थे, उनको दूसरी चीज़ें भी दी जाती थी जिनसे रिलेटेड उनको काम करना होता था। अब बेटा अकबर की कुछ पॉलिसीज़ थी, किस तरीके से थी ये देखो। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन प्रोविंस द सूबेदार्स वर सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। सूबेदार्स के साथ में बेटा कुछ दूसरे ऑफिसर्स थे जो उनको हेल्प करते थे उनके वर्क में। वो कौन कौन होते थे, बख्शी की एक पोजीशन होती थी, वो क्या करते थे, पे मास्टर, यानी कि मिलिट्री को जो सैलरी वगैरह देनी होती थी वो कौन देते थे, बख्शी देते थे। उसके बाद में जो सदर होते थे, सदर क्या होते थे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। तो सदर जैसे मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस जो काम होते थे उनसे रिलेटेड जो है सदर जो है सारी चीज़ों को देखता था। फौजीदार्स क्या होते थे, वो होते थे बेटा मिलिट्री में कमांडर्स जो होते थे उनको फौजीदार बोला जाता था। अब कोतवाल क्या होते थे, कोतवाल जो है टाउन में जो पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल बोलते थे। ये सारे के सारे नेम हैं, एक बार पढ़ लेना। वैसे आपकी बुक में इतना ज़्यादा डीप में आएगा नहीं, फिर भी देख लेना, इनको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है आज के टाइम पे भी इनमें से बहुत सारे नेम अभी भी चलते हैं। अब क्या पॉलिसीज़ थी उनके बारे में डिस्कस है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था अकबर के टाइम पे। नोबल कमांडर्स लार्ज आर्मीज हैड एक्सेस द लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। अब देखो बेटा जितने भी उनके पास में कमांडर्स थे उनको रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी बोला जाता था, ठीक है, जितने भी एरिया में से थे। लॉयल ऑफ टू द एम्पायर एंड फंक्शनल इफ एफिशिएंटली। देखो बेटा जितना भी ज़्यादा जो उनके पास में ऑफिसर्स होंगे, जितने भी ज़्यादा वो लॉयल होंगे अपने एम्पायर के लिए, तो उतना ही अच्छे से एफिशिएंटली वर्क हो पाएगा। अब देखो इसमें बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ऑन। लेकिन बेटा जब बाद में देखो मैंने बताया ना, जो औरंगजेब है, औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो फेवरेबल नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था औरंगजेब के टाइम पे और उसके बाद में क्या किया था, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ये जमींदार थे या फिर जो भी नोबल थे या फिर किसी एरिया को कैप्चर किए हुए थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी पावर बस नाम की मानते थे और ख़ुद को फ्री अनाउंस कर दिया था। जैसे कि अवध के लोगों ने, अवध में जो उस टाइम पे थे उन्होंने कर दिया था। फिर बंगाल के रीजन में मुर्शीद कुली खां थे, उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया था। हैदराबाद में उन्होंने कर दिया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को फ्री अनाउंस कर दिया था। बाद में क्या है, देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और बाद में जो है उनकी कुछ टाइम बाद उनकी लॉयल्टीज़ जो है बेटा कम हो गई थी। क्यों? तो देखो उनको जो है अपॉइंट किसी ने दिया था। फॉर एग्जांपल अकबर ने मान लो किसी को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो वो लोग अकबर के लिए तो पूरी तरीके से लॉयल होंगे, लेकिन बाद में जो अकबर के बाद में जो उसके और किंग वहाँ पे बनेंगे, जो अकबर के प्रिंस वगैरह होंगे, जैसे जहांगीर, फिर शाहजहाँ और ये सब आएंगे, तो क्या होगा कि वो इतने ज़्यादा लॉयल नहीं रहेंगे, ठीक है। इवन वो जो रूलर है वो भी उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने अपने इंटरेस्ट में चले गए और उन्होंने क्या किया, खुद को फ्री अनाउंस करना शुरू कर दिया।
अब यहाँ देखिए अकबर की क्या पॉलिसीज थी। अकबर ने क्या किया था, एक आइडिया आया था बेटा अकबर को इबादत खाने का। इबादत खाना क्या था, इसमें देखो फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अकबर स्टार्ट डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा, ब्राह्मण्स, जेसिस, प्रेस्ट, जो जोरास्ट्रियंस है। यानी कि अकबर ने क्या किया बेटा, उस टाइम पे जितने भी रिलीजन्स थे ना, उनसे रिलेटेड उनके जितने भी लीडर्स थे उन सभी को बुलाया, ठीक है। जैसे हिंदूज़ में क्या होता है, ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स में उलेमा होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, ये सारे उन लोगों को उन्होंने बुलाया। क्यों बुलाया, क्यों, क्योंकि अकबर चाहते थे कि जितने भी रिलीजन्स उस टाइम पे हैं सभी से डिस्कस किया जाएगा कि क्या कौन सा रिलीजन में अच्छी बात है, और जो भी अच्छी बात होगी उसी को हम एडोप्ट कर लेंगे, और जिस रिलीजन में अच्छी नहीं होगी उसको हम हटा देंगे। उसको मतलब कि हटाना इन द सेंस उस बात को हम नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें आती है। अब देखो, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स, यानी कि वो चाहता था कि डिफरेंट रिलीजन्स है उनकी क्या क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस है, क्या कौन सी अच्छी चीज़ है, वो सब वो चीज़ जानना चाहता था। तो बेटा जो ये इबादत खाना है ये एक मीटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है कि अकबर जो है देखो ये अलग अलग रिलीजन्स के लोग मतलब जो लीडर्स हैं जो भी उनको मतलब उनमें फेमस होते हैं उनको बुलाया हुआ है, तो उनसे डिस्कस कर रहे हैं अकबर कि उनके किस रिलीजन में क्या कौन सी अच्छी चीज़ है। और इन द इबादत खाना का मतलब है एक मीटिंग है जहाँ पे सभी रिलीजियस ग्रुप से उन्होंने डिस्कस किया था। तो अब इसमें देखिए बेटा, उन्होंने बाद में जो है जितने भी रिलीजन्स थे उनमें बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने मतलब देखा कि किसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, और जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी उन्होंने उनको बाय गॉड्स बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उनको उन्होंने एक्सट्रीम में डाल दिया। तो अकबर ग्रेव द आइडिया ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल क्या होता है उसको अब देखो, द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वेयर पीपल शुड नॉट बी discriminated on the basis of religious or realism, focused on a system of ethics। यानी कि सुलह कुल का मतलब ये था कि हमें किसी भी चीज़ को ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो जिससे किसी को भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने क्या किया था, हमें सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जैसे हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। जस्टिस हमें ट्रस्ट करना चाहिए, यानी कि सभी के जस्टिस की बात हमें करनी चाहिए, पीस के साथ रहना चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्या है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि जितने भी रिलीजन्स है वो सभी रिलीजन्स में यही बात है, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस है, अदरवाइज सभी रिलीजन्स में यही बात है और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अब क्या है रोल ऑफ अबुल फजल इन फ्रेमिंग दिस आइडिया। अब अबुल फजल का भी इसमें काफ़ी रोल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने इसमें हेल्प करी थी। उसके बाद है दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और ये चीज़ जो उसने बताई है, ठीक है, यानी कि ऑनेस्टी, जस्टिस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, इसकी बेटा उन्होंने बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इसको फॉलो किया है, बट औरंगजेब ने इसको फॉलो नहीं किया है। सो बेटा ये था आपका चैप्टर, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू क्लास।